Hello everyone, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। वीडियो के अंदर हम रवि कुमार सियाग जिन्होंने यूपीएससी 2021 के अंदर 18वीं रैंक हासिल की हैं उनकी कॉपी को देखेंगे। वैसे मैंने इनकी एक कॉपी आपको पहले दिखाई है जिसके अंदर मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री की कॉपी को आपको दिखाया था। उस कॉपी को आपने काफ़ी पसंद किया, उस वीडियो को काफ़ी अच्छा लाइक मिले, आपके काफ़ी अच्छी कमेंट आई, तो उसी श्रेणी में मैं आपको ये दूसरा वीडियो बना के दे रहा हूँ। उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे जितना पहले वाले वीडियो को दिया था। हर बार की तरह इस बार वापस उन्हीं बातों को दोहराऊंगा। इस वीडियो के अंदर मैं फुल कॉपी को नहीं दिखा पाऊंगा, कुछ एक जो इंपॉर्टेंट एक आंसर है उसको दिखाएंगे। मेंस के आंसर राइटिंग के कुछ टिप्स मैं आपको शेयर करूंगा। अच्छे आंसर की शुरुआत कैसे की जा सकती है उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। और इसके बाद में अगर आपको इस कॉपी को पूर्ण रूप से पढ़ना है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए जहाँ पे आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप पे जाना तो आप डायरेक्ट सिविल एस्पिरेंट सांकला करके सर्च करेंगे, सिविल एस्पिरेंट डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं इस कॉपी को, इस कॉपी के मेन पॉइंट को जानते हैं। ये कॉपी उन्होंने विजन एस के वहाँ पे लिख रखी है, 2021 के अंदर लिख रखी है। कुछ लोग कह रहे थे कि यूपीएससी की मेंस कॉपी कैसे बाहर आ सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये मेंस की रियल कॉपियाँ नहीं होती, ये मॉक टेस्ट की कॉपियाँ होती है जो कि कैंडिडेट प्रैक्टिस के लिए लिखता है ताकि उनको मेन एग्जाम में हेल्प हो। लेकिन जो मेन एग्जाम और इसके अंदर एक फ़ायदा ये होता है कि जो यहाँ पे प्रैक्टिस करता है वही चीज़ वहाँ पे लिखते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि टॉपर लिखता कैसे हैं। कॉपी को जो बनाने का तरीका होता है, जो इसकी मेंस की जो सीट होती है इसके बनाने का जो तरीका होता है हुबरू वैसे फॉलो किया जाता है जैसे कि यूपीएससी के रियल एग्जामिनेशन में फॉलो किया जाता है। मैंने आपको जो पहले कॉपी दिखाई थी वो मैंने आपको हिस्ट्री की, आर्ट एंड कल्चर की कॉपी दिखाई थी, जीएस फर्स्ट की कॉपी थी वो। इस वीडियो के अंदर हम जो मैं पहली मरतबा जो समझ पा रहा हूँ, ये एक ज्योग्राफी की कॉपी मुझे देखने को मिल रही हैं। सो दोस्तों हम डायरेक्ट सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम आंसर को देखेंगे। एक बार हम हिंदी में पढ़ेंगे, एक बार फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर आंसर को देखेंगे। और आप भी ट्राई कीजिएगा कि क्वेश्चंस को तरीके से समझना है तो इंग्लिश आपको पढ़नी ही पड़ेगी। हिंदी माध्यम से हैं तो भी ट्राई कीजिए, जब भी टाइम मिले तो इंग्लिश को थोड़ा बहुत सीखिए, क्योंकि आपको हिंदी में क्वेश्चंस इतना बेहतरीन तरीके से समझ में नहीं आएगा जितना आपको इंग्लिश में आएगा, क्योंकि यूपीएससी की हिंदी थोड़ी क्लिष्ट होती हैं और इस बात को हमको समझना है और इसको हमारे अंदर ही परिवर्तन लाना है कि यूपीएससी परिवर्तन लाने से रहा। सो दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है। विस्तृत तटरेखा और अनेक जल मार्गों के बावजूद भारत रेल व सड़क परिवहन प्रणाली से जल मार्गों की दिशा में महत्वपूर्ण प्रणालीगत परिवर्तन मॉडल शिफ्ट करने हेतु अपनी क्षमता को सार्थक करने में क्यों असमर्थ रहा है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आप समझिएगा, खैर इंग्लिश में पढ़ते हैं फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। डिस्पाइट ए वास्ट कोस्ट लाइन एंड ए नंबर ऑफ वाटरवेज, वाई हैज इंडिया नॉट बीन एबल टू अचीव इट्स पोटेंशियल इन ब्रिंगिंग ए सिग्निफिकेंट मॉडल शिफ्ट फ्रॉम रेल एंड रोड टू वाटरवेज। क्वेश्चन आपको जितना समझ में आया है मैं आपको समझाता हूँ। भारत के पास में जो विस्तृत कोस्ट लाइन है, इसकी जो तटरेखा है, जो तटरेखा वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, उसके बावजूद भी हम रेल व सड़क परिवहन का प्रयोग करते हैं। जल मार्गों के लिए हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं और इसको प्रयोग में लाने के लिए कोई प्रणालीगत मॉडल शिफ्ट भी नहीं किया जा रहा, कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट भी नहीं लाया जा रहा है। और भारत जल मार्गों का जो क्षमता है उसकी पूर्ण रूप से उपयोग भी नहीं कर पा रहा है। और ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है, इसके बारे में हमको सवाल पूछा गया है। क्वेश्चंस की जो थीम बन सकती है वो इसके ऊपर बनाई जा सकती हैं। विस्तृत कोस्ट लाइन की जो भारत की जो कोस्ट लाइन कैसी हैं, जल मार्गों के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद में हम इसके कुछ कह सकते हैं मॉडल शिफ्ट के बारे में लिख सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट। और इसके बारे में क्यों नहीं कर पाया इसके बारे में हम लिखेंगे कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे असमर्थ का और क्यों पूछा है तो आप इसको क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर मत गिनिएगा, पर इसका एक बात ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस के अंदर कुछ नेगेटिव पॉइंट को लिखना है, सरकार की कमियों को बताना है और एक गुड पॉइंट के साथ में खत्म करना है क्वेश्चंस को। लास्ट में जो ये वर्ड होते हैं इसका कोई खास मतलब तो नहीं होता, फिर भी इन चीज़ों को थोड़ा अगर हम ध्यान में रख के चलते हैं तो हमारा आंसर थोड़ा बेहतरीन बनता है। जैसे कि क्यों असमर्थ रहा है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट आपको लिखने हैं और पॉजिटिविटी के साथ में खत्म करना है। यह हर एक क्वेश्चंस के लिए लागू नहीं होगा। जब मैंने पहले क्वेश्चन समझाया था उसके अंदर कुछ और पॉइंट फॉलो हो रहे थे, धीरे धीरे हम समझते जाएंगे, समझेंगे और कैसे लिखना है इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों क्वेश्चंस का जो लेवल है आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले एक बात है, ध्यान रखिएगा 150 वर्ड में क्वेश्चंस को लिखना है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। जो स्पेस होता है यूपीएससी के लिए वो लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास में जो भी आप चाहे उतना लिख सकते हैं। 2 पेज आपके लिए मिलते हैं यूपीएससी के मेन एग्जामिनेशन में भी और मॉक टेस्ट में भी, उसी के अंदर आपको लिखना है। आपके सारे पॉइंट कवर हो जाना चाहिए, परफेक्ट फैक्ट डाटा सब कुछ मेंशन होना चाहिए। अब हम देखते हैं इसकी शुरुआत कैसे की जा सकती है। दोस्तों इस क्वेश्चंस में हमारे पास में जो कुछ देखने को जो क्वेश्चंस मिल रहा है उसके अंदर हम डेफिनेशन नहीं लगा सकते, नहीं हम हिस्ट्री से इस क्वेश्चंस की शुरुआत कर सकते हैं। हमारे पास में एक ही पोर्शन रहता है, वो रहता है डाटा एंड फैक्ट। हम डाटा और फैक्ट के साथ में ही इस क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में हमारे पास में मैक्सिमम जो पोर्शन कवर होगा वो इसी से होगा।
अगर आप सोचते हैं कि इसकी डेफिनेशन के साथ में लिखेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का दिख सकता है। तो इन छोटे छोटे पॉइंटों को वैसे मैं आपको धीरे धीरे समझाते चल रहा हूँ, आपको बार बार मेंशन भी कर रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि बार बार आपको रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं है। सो हम देखते हैं। उससे पहले एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, सर ने यहाँ पे इंडिया का मैप बनाया है और आपको इस बात को याद रखना है, ज्योग्राफी के अंदर आपको इंडिया का मैप, एशिया का मैप, वर्ल्ड का मैप, इन सबको आपको बनाना है और उसको समझना है कैसे बनाना है। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा कि 30 सेकंड के अंदर इन मैपों को कैसे बनाया जा सकता है। जैसे कि इंडिया का मैप है, यहाँ पे जो सर ने कश्मीर वाला पोर्शन बनाया थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है और उसका ये नोटिस होती है चीज़ें। अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा बेहतरीन बनाते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो राजस्थान वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा बिगड़ गया है, इसके कारण जो मैप का लुक है वो बिगड़ गया है। गुजरात वाले पोर्शन से और इस वाले पोर्शन में भी थोड़ा बिगड़ गया, क्योंकि ये वाला पोर्शन यहाँ से ऐसे आकर फिर थोड़ा टेढ़ा होता है। इस वाले पोर्शन में जो ओडिशा वाला पोर्शन है वहाँ पे भी थोड़ी सी मिस्टेक की गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर को मैप बनाना नहीं आता, लेकिन जल्दबाजी में ऐसा बनता है। लेकिन आप ट्राई कीजिए कि धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, इंडिया का मैप कम से कम आप बेहतरीन तरीके से बनाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल सेम टू सेम बनाना है, पर थोड़े बहुत ये होते हैं इस टाइप की चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। सो दोस्तों क्वेश्चंस को हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक छोटे मोटे पोर्शन ये भी रहता है, अंडमान एंड निकोबार वाली चीज़ को, उसको भी मेंशन करना चाहिए। सो क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं। भारत में 7500 किलोमीटर लंबी तट रेखा के साथ गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी आदि विस्तृत नदी तंत्र विद्यमान है। सर ने कुछ फैक्ट यहाँ पे लिखे, कुछ भारत की जो जल मार्ग है उसके बारे में सर ने मेंशन किया। इसके बाद में समता का सार्थक प्रयोग क्यों नहीं, जो क्वेश्चंस की जो थीम है वो यहीं से शुरू हो रही है। शुरुआत में सर ने इंट्रो लिखा है, नदी भाव प्रवृत्ति का अनियमित होना। यहाँ पे सर ने जो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी को उल्लंघन किए बिना जो नेचुरल रीजन है उसको भी सर ने मेंशन किया है। नदी भाव प्रवृत्ति का अनियमित होना, जैसे गंगा नदी में अगस्त में 55,000 क्यूसेक था। आपको पता होगा कि जो बांध में पानी की मात्रा नापी जाती है वो क्यूसेक में नापी जाती है, जो कि फर्क का बांध के अंदर बताया जा रहा है। जनवरी में 1800 क्यूसेक। दोस्तों एक चीज़ आप ये नोटिस कीजिएगा आप कि जब आप क्वेश्चंस को लिखते हैं आप सोचेंगे कि अगर आपने ऐसा लिख दिया कि नदी भाव प्रवृत्ति का अनियमित होना, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते थे कि नदी के जो गंगा नदी है, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि जो फर्क का बांध है उसमें पानी की अनियमितता होनी, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, ऐसा लिखते तो क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं है। कोई यूपीएससी एस्पिरेंट क्वेश्चंस नहीं लिख रहा है। यूपीएससी एस्पिरेंट को इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, फैक्ट को लिखना है। जितना हो सके उतना आप फैक्ट को लिखेंगे, आंसर अच्छा बनेगा। अल्प उपयोग, कुल मात्रा का 70 से 80% जल मार्ग, सड़क मार्ग व 18% रेल मार्ग द्वारा। जल मार्ग का उपयोग केवल 1 से 2%। दोस्तों फैक्ट को लिखिए, जितना फैक्ट लिखेंगे ज्योग्राफी का आंसर उतना ही बेहतरीन बनेगा। उसके बाद में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, नीति व योजना का अभाव। यहाँ पे सर ने कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट ने किस चीज़ को मेंशन नहीं किया उसके बारे में लिखा। अंतर्राज्यीय विवाद व समन्वय का अभाव। अगर आप द हिंदू पढ़ रहे तो आपको पता होगा कर्नाटक व तमिलनाडु में विवाद कई दिनों से, कई टाइम से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में तक ये केस पेंडिंग में चलता है, जो कि फेडरलिज्म को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। कावेरी नदी को लेकर कि इसका पानी कितना किसके साथ में जाएगा उसको लेकर। सो एक जल मार्ग का प्रयोग में ये भी दिक्कत देता है कि जो अंतर्राज्यीय विवाद होता है वो भी कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करता है। शिप बिल्डिंग सेक्टर का अल्प विकसित होना। इंडिया के अंदर जो बोट निर्माण के अंदर जो काम करने वाली एजेंसी है वो कम है, फैक्ट्री है वो कम है। जल की गहराई में कमी होना, इंडियन जो रिवर है उसकी गहराई कम है। अवसंरचनात्मक बाधाएं, प्रायद्वीपीय भारत, कठोर चट्टानें, निष्क्रिय व खुदाई कठिन। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जैसे कि क्वेश्चन है इसके अंदर हम चाहते तो पूर्ण रूप से जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि असमर्थ क्यों रहा है, इसके अंदर चाहते तो हम सिर्फ और सिर्फ कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी को लिख सकते थे। लेकिन हमको इस चीज़ को याद रखना है, जहाँ तक हो सके नेचुरल रीजन, जो रियल रीजन है उसको लिखिए। और जो कि आप सोच रहे होंगे कि ये पढ़ने में कितना आसान है, आप जब आंसर लिखने बैठेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद भी नहीं आएगी। लाइक कि अंतर्राज्यीय विवाद, समन्वय का अभाव, ये चीज़ें आपको कहाँ से रिलेट होती है जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कहता है ना कि न्यूज़पेपर कहाँ पे यूज़फुल होता है। आप देखिए मेंस में, यहाँ पे मेंस में ये न्यूज़पेपर यूज में आ रहा है। कहता है कि न्यूज़पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी नहीं बनते, लेकिन जो क्वेश्चंस रिलेटेबल बनते हैं वो इस हिसाब से बनते हैं। और जो न्यूज़पेपर आपको हेल्प करता है वो यहीं पे हेल्प करता है। आगे की राह, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, क्रिटिकल एनालाइज करना है, उसको नेगेटिव पॉइंट को बताना है, लेकिन एक पॉजिटिविटी के साथ में खत्म करना है, जो कि हमको एक सिविल सर्वेंट की भूमिका को दिखाना है कि एक सिविल सर्वेंट किस हिसाब से क्वेश्चन को देखता है। योजना व नीति, एकीकृत व समन्वय, राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परियोजना, तकनीकी विकास, गहराई मापक संवेदकों का विकास, अंतर्राज्यीय समन्वय, नीति आयोग व अंतर्राज्यीय परिषद में संवाद, उपयुक्त प्रयासों के साथ पीएम गति शक्ति जैसे मिशनों के द्वारा अंतर्राज्यीय व अंतर मंत्रालय समन्वय से मल्टी मॉडल अवसंरचना के विकास व यूरोपीय देशों राइन नदी तंत्र से सीख लेने का समय की मांग है। सर ने इस हिसाब से करंट के इश्यू को साथ में समझाते हुए सर ने आंसर को काफ़ी बेहतरीन तरीके से लिखा है।
इस क्वेश्चंस को देखकर हमको कुछ एक पॉइंट हमको समझ में मिले। एक तो मैप को बनाने की गति को आपको बनाना है, मैप को अच्छी तरीके से बनाना है, जितना हो सके फैक्ट को याद रखिए। जो भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, कुछ भी ऐसे जो इश्यूज चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फेडरलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं ना कि यूपीएससी के अंदर आपको सब्जेक्ट को कनेक्ट करके लिखना पड़ेगा। जो ये पोर्शन है ये पॉलिटी का पोर्शन है और इसको पॉलिटी को इन्होंने ज्योग्राफी के साथ में रिलेट करके लिखा है, तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। सो दोस्तों, इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यूपीएससी के अंदर क्वेश्चंस को लिखने में किन किन बातों को ध्यान में रखना है, किस हिसाब से आंसर को लिखना है, और अगर हम इन सबको फॉलो करेंगे तो हमारा आंसर बेहतरीन बनेगा, हम एक अच्छी तरीके से अच्छा स्कोर कर पाएंगे और यूपीएससी के अंदर हमारा एक अच्छा नाम और अच्छे मार्क आ जाएंगे। सो दोस्तों, ये इस हिसाब से कॉपी हैं, आप डिटेल में इसको देख सकते हैं। रवि सर के द्वारा लिखी गई कॉपी हमको बहुत कुछ सिखाती हैं। और सेकंड थिंग, इसको अगर आपको डाउनलोड करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, नीचे लिंक मिलेगी, वहाँ पे आपको और भी अच्छी जानकारी देखने को मिल जाएगी। आप में से बहुत से एस्पिरेंट कहते हैं कि आप सारे आंसर को दिखाइए। दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हमने एक आंसर को समझा, हमें करीब 10 मिनट लगे और पूरी कॉपी के अंदर हमारे पास में करीब 55 पेज है। तो हम 55 पेज को अगर देखने जाएंगे तो हमारे पास में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सेकंड थिंग, 10 मिनट लगाए। कुछ लोग पिछली बार भी कमेंट कर रहे थे कि आप बच्चों को समझा रहे हो। दोस्तों, मैं बच्चों को समझाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सोचता हूँ कि इस वीडियो को देखने वाले मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो या तो फिर फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, जो समझना चाहते हैं कि मेंस के आंसर राइटिंग कैसे होती है। तो ये वीडियो उनके लिए बनाया जाता है। इसके कारण मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। अगर आपको इस टाइप का आंसर वीडियो आपको अच्छा लगता है, कमेंट और लाइक करके जरूर बताना। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल पे मैंने अभी हाल ही में टॉपर्स के साथ में काफ़ी वीडियो किए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को विजिट करते रहिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। इसी प्लेटफॉर्म पर किसी और दिन किसी और कॉपी के साथ में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।